सिलेबस में डेफिनेशन भी हमें आ सकती है। वो है, लिखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हम यूज भी करते हैं टू प्रूव सर्टेन थिंग्स, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसकी डेफिनेशन याद रख लो, या जिसे हम लिखते भी हैं, टू प्रूव दैट 8 raised to power n कैन नॉट एंड विद जीरो, या फिर टू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है। और कभी कभार ये होता है कि प्रूव दैट, ये आया आपके पास 2 + √3, एक सेट में आ गया प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। दूसरे में आ जाएगा प्रूव दैट 8 raised to power n इज अ कैनॉट एंड विद जीरो, और प्रूव दैट द गिवन नंबर, कोई भी नंबर दिया होगा, इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, 3 सेट्स हैं, तीनों में एक एक क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा ये। तो आपके पास कौन सा आया? जब ये दो हमने क्वेश्चंस लिखने हैं तो वहां पर लिखना है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और उसमें क्या लिखा जाता है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, and this prime factorization is unique except the order in which the prime factors appear. लिखो, every composite number can be expressed as, every composite number can be expressed as, can be factorized as product of primes, product of primes, and this factorization, and this factorization is unique, is unique apart from the order, apart from the order in which prime factors occur. ठीक है, अब इस पे मैं एक क्वेश्चन लिखवाती हूं। इसी पर एक अलग तरह का क्वेश्चन है, शायद मैंने क्लास में आपको करवाया हो, बट एक बार रिवाइज ही करते हैं उसको। ठीक है, मैंने आपको 10 तक वर्कशीट दी थी। 8, 7, 8, 9, 10 डिस्कस करनी है हमें क्लास में, है ना? हाँ, 7, 8, 9, 10 हमें डिस्कस करनी है। 11, 12 तक हो गई थी, 7, 8 हो गई थी ना? हाँ, तो 9, 10 हमें डिस्कस करनी है। और 11th और 12th में आपको आज दे दूंगी। उसके बाद की जो भी वर्कशीट्स आप देखोगे, मोस्टली क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हुए हैं आपको। ठीक है, कुछ 3-4 क्वेश्चंस हर एक वर्कशीट के, या मैक्सिमम जितने भी होंगे आप देख लोगे, कहीं ना कहीं उनको रेफरेंस दिया होगा। तो अब इस पर बेस्ड जो हमारे पास क्वेश्चन था, फंडामेंटल थ्योरम, लेट्स डिस्कस। बिकॉज जब पहली बार क्वेश्चन किया था तो उसका आंसर कुछ और आया था। अब देखते हैं जो इसका आंसर है। और जो कल मैं क्वेश्चन बोल रही थी ना, वो मुझे मिल गया। वो वर्कशीट वहां पड़ी हुई थी पेपर्स के नीचे। आप लोग गए, मैंने ओपन किया, मुझे वही सामने दिख गया। हाँ, मैंने की नहीं वो, क्योंकि उसका लंबा प्रोसेस है। मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैं ऐसे कहूँ। हाँ, मुझे फोन पे ही सर्च करना पड़ेगा। दिस इज 16। ध्यान रखो, स्क्वायर रूट अब हमारा यहाँ पर जो यूज हुआ है, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एन इज नेचुरल। क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि सेहोदिया में भी ऐसी एजर्शन रीजनिंग के टेढ़े बड़े वाले क्वेश्चन ही थे।
कोई डायरेक्ट असर्शन रीजनिंग नहीं थी। तो उसने लिखा है रूट एन इज नेचुरल, एन मोर देन वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डेफिनेटली बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, इसका मतलब देखो, अगर उसने कहा है स्क्वायर रूट ऑफ एन इज नेचुरल, इसका मतलब जो एन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। इतना तो सबको क्लियर हो रहा है। एन की वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है, और एन मोर देन वन का है तो एन वन है ही नहीं। ठीक है, एन की वैल्यू वुड बी फोर, वुड बी नाइन, वुड बी 36, 25, 49, 64, सो ऑन। अब स्क्वायर रूट ऑफ एन जब आप लोगे तो वो हमेशा एक नेचुरल नंबर बनकर आएगा। लेकिन जैसे कि हमने फोर का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आता है, टू को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या आता है, टू इंटू वन। दिस इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बट नॉट, इसके फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नहीं है। अगर नंबर सिक्स होगा तो उसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सप्रेस कर सकती हूं, लेकिन हर एक नंबर को डेफिनेटली कहा है ना, तो हर एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इसीलिए मैं आंसर मार्क करूंगी ओनली एन, बिकॉज एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इवन इफ इट इज फोर तो आप इसको टू इंटू टू लिख रहे हो, यूनिक प्राइम्स नहीं कह रहे हो। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कहा है, फोर हो गया, नाइन हो गया, नाइन इज थ्री इंटू थ्री, यू कैन एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। समझ में आ गया? तो इसका आंसर होगा ओनली सेकंड पार्ट। डेफिनेटली तो है वो एन है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। डेफिनेटली फैक्टर्स हो तो ओनली वन एंड टू, इसके बारे में आई कैन नॉट से बिकॉज आई डोंट नो एन इवन है या ऑड। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, अगर उसने प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स कहा हुआ है तो वन इज अ फैक्टर, राइट, लेकिन वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। क्लियर हो गया? तो यहां पर वो फंडामेंटल प्रिंसिपल हुआ है यूज, जिसने कहा है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। सो जरूरी है कि स्क्वायर रूट ऑफ एन भी जो फैक्टर, मतलब अगर स्क्वायर रूट लगाकर नंबर लिख रहे हैं तो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर आए। 36 का स्क्वायर रूट निकाला, 64 का स्क्वायर रूट निकाला, 81 का स्क्वायर रूट निकाला, 144 का स्क्वायर रूट निकाला। लेकिन जैसे ही हमने 169 का स्क्वायर रूट निकाला, मेरे पास 13 आ गया, वो प्राइम है, उसको प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम्स में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। ठीक हो गया? तो इसका आंसर होगा ओनली टू, ओनली सेकंड ऑप्शन, एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक हो गया? तो ये क्वेश्चन है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड है, सिर्फ एक ही वर्ड, एवरी कॉम्पोजिट नंबर। बात क्लियर हो गई सबको ये? ठीक है, इसके अलावा तो पहले तो प्रूफ के लिए हम आएंगे, 8 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, एक तो ये आएगा जिसमें आपने लिखना है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये नहीं, बस बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर स्टेट आता है तो आप प्रॉपर लिखोगे, ठीक है, अगर स्टेट आ जाता है तो। यूनिकनेस तो वही है ना, यूनिकनेस क्या हुई उसकी, क्या यूनिकनेस? तो उसने यूनिक कहा है ना कि दैट, क्या लिखा है, यूनिकनेस कहाँ लिखा हुआ है? लिखा है? Uniqueness of fundamental number guarantees that there are other primes. There are उसको एक्सप्लेन किया हुआ है ना बेटा, यूनिकनेस तो कोई नहीं है ना, उसको तो एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑर्डर विल बी असेंडिंग, द नंबर ऑफ वेज फैक्टराइज इज यूनिक। कहाँ लिखा हुआ यूनिकनेस? example one. क्वेश्चन बोलो कौन सा है? Consider the number 4 raised to power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which हाँ, यूनिकनेस तो बस वही बात होगी, तुमने एज इट इज रट्टा मारना तो मारकर लिख सकते हो, पर अगर नहीं भी लिखते तो उसमें ये कोई वर्ड नहीं है कि वो हमारा हमारा मेन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना? हाँ, वो चीज जरूरी है। और इसके बाद तुम यूनिकनेस लिखो या वो लिखो, ठीक है। वो ये कह रहा है कि उसने सिर्फ आपको कहा है कि वो यूनिकनेस है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, लेकिन ऑर्डर क्या है वो डिसाइड नहीं किया हुआ। वो हमने क्या डिसाइड किया कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो। ठीक होगी बात ये? चलो वो चीज हो गया।
सो इसके बाद हमारे पास आता है 8 raised to power n, फिर हमारे पास आता है कॉम्पोजिट नंबर में वाई प्रूफ दैट दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं करना है हमें, हमें 13 कॉमन लेना है। बेसिकली वी हैव टू एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, कि हम प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स अगर हम या सेम नंबर्स भी एक्सप्रेस कर देते हैं तो इसका मतलब वो कॉम्पोजिट है, प्राइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमें आता है प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। सबसे इजी वाला होगा रूट टू रूट थ्री, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज रूट थ्री, बस जहां थ्री होगा, जहां टू लिख रहे हो वहां थ्री हो जाएगा, जहां थ्री लिख रहे हो वहां फाइव हो जाएगा। रूट सेवन, रूट इलेवन, सारे जो प्राइम नंबर्स हैं उनका प्रूव दैट दिस इज इरेशनल हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल लिखो अब इसकी वेरिएशंस क्या क्या है। इसकी वेरिएशंस में सबसे पहले है कि हमें कहा जाए प्रूव दैट टू प्लस, अब ये टू रूट टू कहा जाए, टू प्लस रूट थ्री कहा जाए, और टू प्लस एट रूट फाइव कहा जाए, कुछ भी कहा जाए। ठीक है, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल। अब इसके दो वेज हैं, या तो आपको गिवन होगा कि रूट टू इज इरेशनल, जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है, या गिवन नहीं होगा। ठीक है, अगर तो गिवन होगा, गो बाय दिस मेथड, लेट मी टेक टू प्लस रूट टू इज p बाय q, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटेजर्स, q नॉट इक्वल टू जीरो। फिर आप रूट टू को यहां लिखते हो p माइनस p बाय q माइनस टू, और इसको होल डिवाइड बाय टू कर दिया। क्लियर हो गया? तो यहां से वी नो रूट टू इज इरेशनल, गिवन है। अगर गिवन नहीं है तो पहला स्टेप क्या होगा, प्रूव रूट टू इरेशनल। उसके बाद सेकंड स्टेप में आइदर फॉलो दिस, वही लेट टू प्लस टू रूट टू इज दिस, नाउ वी हैव प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, और यू कैन से टू इज रैशनल, टू रूट टू इज इरेशनल, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ये आपको नाइन्थ में करवाया होगा और ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूं थोड़ा काम कम हो जाता है। ठीक है, आपने पहले प्रॉपरली लिख दिया रूट टू इरेशनल, उसके बाद लिखा सम ऑफ रैशनल इरेशनल इज इरेशनल, हेंस द गिवन नंबर टू प्लस टू रूट टू इज इरेशनल। काम खत्म हो गया। एक लंबा प्रूफ लिखा, उसके बाद ये हमने लगा दिया सॉर्ट। क्लियर हो गया? अब आता है कि अगर नहीं गिवन होगा, अगर गिवन होगा तो ऑब्वियसली आपको इसी रूट से चलना है, उसमें आप सम और वो मत लिख कर आना फिर। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं इस पे, एक और क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी से रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट टू प्लस रूट थ्री, ये p प्लस क्यू करके भी है, और इसमें होता है गिवन रूट सिक्स इज इरेशनल, गिवन रूट सिक्स इज इरेशनल। तो इसको लेट सपोज करना है p बाय क्यू, p एंड q आर को प्राइम इंटेजर, जरूर लिखना है, ये पूरा प्रूफ है ये। p एंड q आर को प्राइम इंटेजर्स, q नॉट इक्वल टू जीरो। फिर करोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, टू प्लस थ्री प्लस टू रूट सिक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। और टू रूट सिक्स यहां पर आ गया, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर माइनस फाइव हो गया। रूट सिक्स क्या हो गया, हाफ ऑफ पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर माइनस फाइव। फिर वही राम कहानी की लेफ्ट हैंड साइड हमारी रैशनल है बिकॉज वी आर इरेशनल है बिकॉज वी आर गिवन इरेशनल, लेकिन पी और क्यू हमारे इंटीजर्स हैं, तो पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इज रैशनल। माइनस फाइव इज ऑल्सो वही, हाफ सारा वो इरेशनल है। रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, वो जो सारा लिखते हैं। assumption is false, या this contradicts our assumption, and this contradiction has arisen because of our incorrect assumption, hence our assumption is false। वो सारा लिखने के बाद आपने लिखना है। ठीक है, अब मान लो ये हमने लिख दिया, ये तो समझ में आएगा जब रूट सिक्स इरेशनल दिया हुआ है। मान लो रूट सिक्स इरेशनल नहीं दिया होगा, तब आप क्या करोगे? आप लिखोगे रूट टू इज इक्वल टू पी बाय क्यू, सबसे आसान काम। इसको पहले इरेशनल का प्रूफ लिखना, ठीक है, फिर लिख दो सिमिलरली वी कैन प्रूव रूट थ्री इज इरेशनल, ये भी लिख सकते हो। पहले रूट टू अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, मतलब रूट थ्री कर दो, सिमिलरली वी कैन प्रूव रूट टू इज इरेशनल, देन सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। समझ में आ गया?
सारी पॉसिबिलिटीज कवर होगी, कैसे कैसे लिखना है आपको। जो प्रॉपर प्रूफ लिखा हुआ मेरा 100 है, मैं आपको साथ में इसमें दे दूंगी। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर ही कर देती हूँ। लिख लो इसको, मतलब वही पढ़ लेना सारे तीनों प्रूफ। ये 3 प्रूफ्स हैं। ठीक है, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया, कुछ नहीं करना है, इसको 2-3 बार पढ़ लेना। और ये वाला वाई 9 raised to power n कैन नॉट एंड विद 0, इस तरह से लिख कर आना, प्रॉपर नंबर मिल जाएंगे। 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो इसका रिकॉर्ड है 2 नंबर में ही आया हुआ है। राइट, अब आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, पेपर में वैसे 2 साल से तो आ रही है। ठीक है, तो हाई चांसेस है हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी आए। एक चीज तो आपको लिखा होगा, स्टेट एंड प्रूव। स्टेट का मतलब है जो हमारा उसकी स्टेटमेंट है उसका भी एक नंबर है। ठीक है, तो प्रॉपर उसकी स्टेटमेंट हमें लिखनी है। और हो सकता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी को उसने थेल्स थ्योरम करके भी लिखा हो। ठीक है, सो रिमेंबर द अदर वर्ड फॉर दिस वुड बी थेल्स थ्योरम। वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि थेल्स थ्योरम क्या है। राइट, तो इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन अच्छे से लिखनी है। द डेफिनेशन सेज, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल। अच्छा, अब ये मैथ्स है, ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉपर एक लिखना है। इनर ट्रायंगल पहले लिख दिया तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली कि क्यों पहले लिखा है। सो बेसिक इसका जो आपका मीनिंग है उसको सेम रखना। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जरूरी क्या है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct points, to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Other two sides are divided in the same ratio. क्लियर हो गया इतना? The other two sides are divided in the same ratio. अब इसको याद करने का मैंने आपको ये स्टेटमेंट लिख दी, प्रूव हम लिखेंगे। इसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। 1 नंबर इसने एक पार्ट ये दिया, इसका बी पार्ट होता है हेंस प्रूव। कोई भी आपको क्वेश्चन दे देंगे, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और हेंस प्रूव, तो इसका मतलब उसमें आपने बीपीटी यूज करनी है, चाहे उस सिमिलैरिटी से बहुत इजीली प्रूव होता हो। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट डायगोनल्स इंटरसेक्ट प्रोपोर्शनली, ये सिमिलैरिटी से 2 मिनट का काम है, बहुत इजीली होता है। लेकिन नहीं, आपको इसको बीपीटी से ही करना होगा क्योंकि इसने हेंस लिखा है। अगर ये हेंस लिखा है, नहीं भी लिखा, इसका पार्ट है यूज बीपीटी, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। बात समझ में आई? आपको बीपीटी से ही प्रूव करना है उसको। राइट, दिस इज अनदर क्वेश्चन जो मैं आपको कह रही हूं, बिल्कुल मत करके आना यहाँ पे, पैरेलल ड्रॉ करके ही इसको प्रूव करके आना है। या फिर कहा जाता है कि लाइन पैरेलल ड्रॉ की हुई है, नाउ प्रूव दैट ए ई अपॉन, याद है ना, ऐसे लिखा जाता है, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन सी एफ। ये क्वेश्चन भी है, मतलब जो चाहे वो सिमिलैरिटी से प्रूव होता हो, हमें उसे बीपीटी से ही करना है। हमारी सेकंड क्वेश्चन, अब आते हैं बीपीटी का प्रूफ। ये लाइन हमने लिख ली। मैंने आपको कहा था इसको याद रखने का सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, वहां पर ऐसा रटा हो इस थ्योरम का कि बस लिखते हो, कुछ सोच नहीं रहे कि हमने सही लिखा है कि नहीं, मतलब इतने अच्छे से लिखा हुआ है कि जो भी लिख रहे हैं वो सही है। राइट, इतने अच्छे से हमने याद की हुई है। तो हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एबीसी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल डीई। ठीक है, तो इतना हमें लिखना है। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, सब चेक कर लो अपने अपने स्टेप्स प्रॉपर लिखे हैं कि नहीं। एडी इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी। टू प्रूफ में हम लिखेंगे एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सी। और फिर हमारी आती है कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली पेंसिल से, डॉटेड लाइन से, सबसे पहले तो आपने बीडी और सॉरी बीई और सी डी को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन बीई एंड सी डी। ठीक है, यहां पर डॉटेड से इसको बहुत अच्छे से ज्वाइन कर लेना। राइट, इतना क्लियर हो गया? ठीक है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम डी ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डी एम, इसको भी डॉटेड ड्रॉ करना है। यहां पर आपकी थोड़ी सी फिगर अच्छी ड्रॉ होनी चाहिए। फ्रॉम ई ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। फिर इसका कीवर्ड है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इतना सबने लिख लिया। अब आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ साथ साथ इस तरह से याद करना, जो हमने टू प्रूफ करना है ना उसके हिसाब से। आपके पास है एडी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मैं ऐसा क्यों याद करवा रही हूं कि हमने इसको देखना है साथ साथ। पेपर में पैनिक मोड आ गया ना कि थ्योरम भूल गई, तो याद करने का वे रखो कि मुझे एडी लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना था। याद था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीई, इन ट्रायंगल एडीई। मैं ये सारे पैनिक मोड वाले बताती हूँ कि एक मिनट जब ब्लैकआउट हो जाता है, नहीं कुछ याद आता, तो उसमें याद रखना कि एडीई ट्रायंगल का एरिया लेना है हमने। ठीक है, एडी का एरिया, क्योंकि एडी दी हुई है ना मुझे, तो मैं उससे लिखूंगी हाफ इंटू एडी इंटू ई एन। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एडी बेस ई एन इज द ऑल्टीट्यूड। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। इसी को, क्योंकि वहां सामने उसने ए ई दिया हुआ है, तो हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा ट्रायंगल लेना है जिसमें बीडी बेस हो, बीडी बेस वाला और ऑल्टीट्यूड वही आए। ठीक है, तो बीडीई इन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। ये मैं सारे नुस्खे वो बता रही हूँ जो मैं यहां बैठकर लगाती हूँ कि जब मैं खोई हूँ किसी और जगह पे और मुझे थ्योरम पढ़ानी है, तो मैं कैसे याद करूंगी। राइट, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है और मैं आपको थ्योरम पढ़ा रही हूँ, तो मैं तब देखती हूँ बीडी लिखा, बीडी वाला बेस, क्या बोला इन ट्रायंगल बीडी, उसके बाद समझ में आ गया ई लेना है। ठीक है, हाफ इंटू बीडी इंटू ई एन। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल अब समझ में आ गया, इसी बेस वाला लेना है, तो बी सी ई, बी सी ई हाफ इंटू सीई, सीई इंटू डी, ये ले लिया। फिर क्योंकि एडी बाय बीडी करना है, तो ये 1 2 3 4 मैंने अब प्रोपोर्शनली लिए की। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, फ्रॉम 1 एंड 3 मैं क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। कौन सी दो को लेना है जहां एडी बाय बीडी की रेशियो बने, तो आपने दोनों को लिख देना है। फिर उसमें हाफ हाफ कैंसिल हो गया और आपने लिख दिया एडी अपॉन बीडी। समझ में आ गया? ठीक है, फिर लिखोगे फ्रॉम। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो नोटबुक्स में इसको लिख लो देखने की जगह, ये मूवी नहीं चल रही है, सीरियसली इसको ठीक करो साथ साथ। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, ऐसे ही फ्रॉम 2 एंड 1 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 4, तो वहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, सॉरी नॉट 2 एंड 4, 1 एंड 4, 1 एंड 3 होगा, सॉरी ये गलत ले लिया मैंने, ठीक लिखा, ये 4 हो गया। अब लेंगे 1 एंड 4। 2 and 4 ठीक तो बोल रही थी मैं, 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4 यहां पर लिखना है बस मुझे, एडी फ्रॉम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीई। वहां पर बस ये हो जाता है एईडी लिख देते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एई इंटू डीएम अपॉन हाफ इंटू सीई इंटू डीएम। तो ये कैंसिल हो गया, यहां से मेरे पास आ जाएगा मैम एई अपॉन सी। हाँ जी बोलो बेटा। मैम डीईसी नहीं होना चाहिए, कहाँ पर? बीसीई ट्रायंगल की जगह। बी सी ई, डी सी चाहिए। हाँ, यहां से लेना है हमने, सीई लिखा है ना साथ में, डी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो वहां से हम लेंगे सीई डी। इतना क्लियर हो गया? राइट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आपने ये दो स्टेटमेंट्स बना ली, इन बिटवीन मैं सारी वाली स्टेटमेंट्स को इरेज कर रही हूं। ठीक है,
तो ये मेरे पास आ गया AE अपॉन EC। सो दिस इज स्टेटमेंट नंबर 5, दिस इज 6। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। इस चीज को याद रखना है, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल BDE आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC ऑन द सेम बेस BC। ठीक है, नहीं, हाँ बेस की लेंथ नहीं, बेस लेंथ तो सेम होगी ना अगर बेस सेम है तो। नहीं, और ऑन द सेम बेस DE, नहीं क्या कर रही हूँ मैं, BE BDE और CD। यहाँ भी गलत लिखा है मैंने, फिर से गलत लिख दिया, एक मिनट रुको। ये तो BDE आएगा और यहाँ पर आएगा BCE, CDE। फिर से मैंने यहाँ लिखा हुआ ना, एक मिनट रुको। मैं ले रही हूँ BDE और CED, ट्रायंगल CED। ठीक है, और यहाँ से भी मैं इसको ठीक लिखूंगी, ये होगा CDE, BDE एंड CED। ठीक है ना, सो दे आर ऑन द सेम बेस DE बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE and BC, hence area of triangle BDE is equal to area of triangle CED। अब यहां से हमने 5 और ये 6 लिया था और ये 7, और कुछ नहीं लिखना, फ्रॉम 5 6 7, hence we'll say AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, hence proved। ठीक है, फिर आएगा इसका कन्वर्स, राइट। कन्वर्स की सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी है, कन्वर्स का प्रूफ नहीं है, इसके अलावा किसी और का प्रूफ यहां पर हमारे पास नहीं है। ठीक है, चैप्टर 6 में। अब इसके बाद एक और चीज याद रखनी है, कन्वर्स क्या है, कन्वर्स की स्टेटमेंट लिख लो। इफ अ लाइन डिवाइड्स, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। कौन है, बंद करो। line is parallel to the same side, parallel to the third side, line is parallel to the third side। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। सिर्फ इसका कन्वर्स का सिर्फ स्टेटमेंट है और नहीं है। और एक चीज याद रखना, सिमिलर ट्रायंगल्स में जरूरी चीज क्या होती है, व्हेन कैन वी से द टू ट्रायंगल्स और टू फिगर्स आर सिमिलर। सबसे पहले तो लिखना है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, corresponding sides are proportional and corresponding angles are equal। एस्टर तो किसी की नहीं है, बाकी तो यही सब है। ठीक है, बेटा वो समझाने के लिए लिखा हुआ है, वो डेफिनेशन वाइज तुम्हारे मैथ्स के पेपर में जो थ्योरम्स है वही आएगी। अब लिखने को तो कॉम्पोजिट नंबर लिख सकते हैं, तो उसको डेफिनेशन में ये नहीं होगा कि आपने बहुत टेक्निकल में लेकर ले आना है। ठीक है ना, आप डायरेक्टली लिख दो फैक्टराइज्ड as expressed as product of two different numbers या two numbers, two। ठीक है, तो हो जाएगा which have factors other than one and number itself। मेन डेफिनेशन तो ये होती है, composite numbers are those which have factors other than one and number itself। इसके बाद सारे जो इसके सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रूफ है, एंगल एंगल SAS एंड SSS, इनके हमें प्रूफ्स नहीं है, बस इसके सिर्फ हमें याद रखना है। अब आते हैं हमारे सर्कल्स पर।
ठीक है, सर्कल्स में प्रूफ के नाम पर सिर्फ हमें एक थ्योरेटिकली रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर वो है, और इसमें ना 2-3 क्वेश्चंस हैं जो लगता है कि प्रूफ है, उनको ही प्रॉपरली अब लिखेंगे। सबसे पहले लिखो, प्रूव दैट radius is perpendicular to tangent at point of contact. Prove that radius is perpendicular to tangent at the point of contact. We take a circle, given a circle with center O. कोई भी एक लाइन ले लो, AB is tangent at point P. OP is the radius. ठीक है, AB is tangent at point P. So P is the point of contact. To prove OP is perpendicular to AB. Construction. Let Q be any point on AB other than P. ठीक है, let Q be any other point on AB, any point on AB other than P. क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब आपने प्रूफ स्टार्ट करना है। पॉइंट Q lies on AB, therefore दिव्यांशी है। पॉइंट Q lies on AB। ठीक है, हम लिखेंगे पॉइंट Q lies on AB, therefore point Q lies outside the circle. पॉइंट Q lies outside the circle, और यहां पर हमने पॉइंट R लिखा है। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे R लिखना है। ये सिर्फ आपको समझाने की बात है, जैसे उसमें लिखा है। अब इसको एक्सप्लेन हम ऐसे करेंगे कि हम लिख रहे हैं OQ इज इक्वल टू OR प्लस RQ। ठीक है, OQ इज इक्वल टू OR प्लस RQ, राइट। और OP जो है वो OR के इक्वल है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हम लिखेंगे OQ इज मोर देन OP। लिखा है, ये 3 चीज लिखो पहले। OQ इज इक्वल टू OR प्लस RQ, OP इज इक्वल टू OR, OQ इज मोर देन OP। OQ इज मोर देन OP, ये हमारे पास आ गया। नाउ अब हमने लिखना है दिस विल हैपन, कि ये जो OQ है ये मूविंग पॉइंट है, AB पे कभी भी कहीं भी हो सकता है। सो लिखो दिस विल हैपन this will happen at every point on AB। कर लो, लिखा तो है। वो तो मैंने यही लिखा है ना, OR RQ का सम है। हाँ तो लिखोगे ना, ये 3 लाइंस तो लिखोगे, मैंने कहा ही है। ठीक है ना, ये आपका एक तरह से एक्सप्लेनेशन हो गया। थ्योरेटिकल जो हम लिख रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि मैं OQ को रेडियस से बड़ा कर रही हूँ। ठीक है, उसमें RQ एक पॉजिटिव लेंथ मैंने ऐड की है। सो दिस विल हैपन एट एवरी पॉइंट ऑन AB अदर देन P, therefore this means OP is the shortest
distance. OP is the shortest distance between the center and tangent. OP is the shortest distance between center and the tangent. Center O and the tangent. और हमें पता है shortest distance is always the perpendicular. या लिख दो perpendicular is the shortest distance. Also, perpendicular is the shortest distance. ये 2 मार्क्स में ही लिखा है आपने, इसको मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, तुम 2 नंबर में ही लिखोगे, 4-5 लाइंस लिखकर आ जाओगे, हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू AB एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब आता है इसका कन्वर्स। कन्वर्स जो इसका आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रूव दैट, अब उसमें सेम नहीं आएगा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसको अदर वे राउंड लिखते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center। इसका प्रूफ अलग है, ठीक है। ये फर्क दोनों में क्या है, वहां पर हम परपेंडिकुलर प्रूफ कर रहे थे, यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि मान लो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, P AB टेंजेंट है, वही सेम चीज है कि अगर मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और उसको ऐसे एक्सटेंड किया, तो वो कहीं ना कहीं सेंटर से पास करे। समझ में आ गया? पहले हम कह रहे थे कि हमने सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर लाइन ड्रॉ करी, वहां पे 90 डिग्री एंगल बना। अब मैं कह रही हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैंने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, तो वो सेंटर से पास करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासिस थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो गिवन वही सर्कल विद सेंटर O, AB इज द टेंजेंट एट P, राइट। नेक्स्ट लिखो, टू प्रूव OP is perpendicular to AB, नहीं, to prove perpendicular at O, perpendicular at P passes through O, ठीक है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, इसमें भी कंस्ट्रक्शन आती है, चाहे प्रूफ में ही लिख दो, लेट Q be any point other than O, let Q be any point other than O inside the circle, such that angle QPB is 90 डिग्री, ठीक है। हमने QPB को 90 डिग्री लिया है, ठीक है। कि O पे 90 बन रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने परपेंडिकुलर P पे ड्रॉ किया, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ आपको, परपेंडिकुलर P पे ड्रॉ किया तो QPB 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक हो गया। अब आप क्या लिखोगे, एंगल QPB इज इक्वल टू एंगल QPO प्लस एंगल OPB, ठीक है। ऑल्सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो तो हम मान ही चुके हैं कि परपेंडिकुलर एक ही बनेगा, 2-3 परपेंडिकुलर नहीं बन सकते, वो प्रूव कर रहे हैं। OP is perpendicular to AB, right? Therefore, angle OPB is 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल QPB is equal to एंगल QPO और OPB क्या हो गया 90। QPB को क्या लिख रहे थे आप 90, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। Therefore, हमारे पास क्या आ गया, एंगल QPO is 0 डिग्रीज, ठीक है। This means
point Q and O coincide. लिखो, therefore points Q and O are coincident points. या lie on the same line. Coincident भी नहीं कहना. So P and Q are points lying on the, और collinear points कह सकते हो. P and Q, हम P and Q को मर्ज नहीं, Q and O को मर्ज नहीं कर रहे. हम कह रहे हैं कि ये कोलिनियर है, एक ही लाइन में लाई करते हैं. ठीक है. Therefore O and Q are collinear points. ठीक है. तो यहीं से हमारे पास आ गया कि perpendicular at the point of contact. Perpendicular at the point of contact to the tangent passes through the center. Perpendicular at the point of contact to the tangent passes through the center. क्लियर हो गया. ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है. इरेज कर दो इसको. क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि हमें, अगर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर आर पैरेलल. ये तो लिखा हुआ है ना, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर आर पैरेलल. एंड ऑफ डायमीटर पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, वो पैरेलल है. अब इसी का अदर वे राउंड आता है. ये तो इजी है ना प्रूव करना, है ना, क्योंकि डायमीटर तो स्ट्रेट लाइन होती है. अब इसका एक अदर वे राउंड ना एक बारी पेपर में आया था. लिखो, मतलब प्री बोर्ड्स में ही किसी स्कूल के था, तो इसका फिर प्रॉपर प्रूफ बनाकर लिखा था. प्री बोर्ड में तो समझ नहीं आया क्या करना है. नेक्स्ट लिखो, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, प्रूव दैट लाइन segment joining the point of contact of two parallel tangents passes through the center. Prove that the line segment joining the point of contact of two parallel tangents passes through the center. Line segment joining the points of contact of two parallel tangents passes through the center. तो इसमें हमें ये नहीं दिया हुआ कि ये डायमीटर है. ठीक है, हमें कहा है कि टू पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है, AB एंड CD. O इज द सेंटर. क्लियर हो गया. O इज द सेंटर. कंस्ट्रक्शन ले लो. पहले तो हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में लिख लो, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q जॉइन OP एंड OQ. Then from O draw OR parallel to AB. From O draw OR parallel to AB. अब प्रूफ में हमारे पास आ जाएगा कि अगर OR पैरेलल AB है एंड AB पैरेलल CD है, therefore OR is parallel to AB is parallel to CD. OR is parallel to AB is parallel to CD. क्लियर हो गया ना. ये वैसे बुक में नहीं है, तभी तो लिख पा रही हूँ. तुम्हारे पेपर में आया हुआ ये, कॉन्वेंट में ही आया था, 2-3 साल पहले की बात है, प्री बोर्ड्स में. तो मैंने तो कहा था सिंपल प्रूफ लिखो, पर देन आई फ्रेम दिस वन कि थोड़ा अच्छा लग रहा है लिखने में, मतलब थोड़ा बेटर लग रहा है उस चीज को प्रूव करना. इसमें मतलब मैं डायमीटर को हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, इसमें मैं बस प्रूव करूंगी POQ एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है, हमने पैरेलल ड्रॉ किया, राइट. सो अब हम लिखेंगे, क्योंकि OP रेडियस है तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, therefore this angle is 90 degree. Angle OPB is 90. AB is parallel to OR and OP is transversal. Therefore, angle OPB
प्लस एंगल POR इज 180। क्या हो गया ये? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, OPB 90 है, एंगल POR हम निकाल लेंगे, एंगल POR इज 90 डिग्रीज। क्लियर हो गया? अब ये भी लिख सकते हो OR इज पैरेलल टू CD। सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल ROQ या एंगल QOR। सिमिलरली एंगल QOR इज ऑल्सो 90 डिग्री। सिमिलरली QOR इज ऑल्सो 90। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, POR प्लस एंगल QOR इज 90 प्लस 90 किसके इक्वल आ गया? 180, है ना? तो इसका मतलब POQ, एंगल POQ किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री। और POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, और POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया? Therefore, वही आ गया, line segment joining the point of contact of two parallel tangents passes through the center। POQ straight line है, POQ diameter है, diameter center से पास करती ही है। ठीक है, POQ is a straight line, O is the center, therefore POQ is a diameter, right? Hence, the line segment joining the points of contact of two parallel tangents passes through the center। इतना क्लियर हो गया सबको? स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, डायमीटर नहीं होगा, वो 2R है। एक ये है, ये OP है, और अब ये डायमीटर है, 2R के इक्वल तो अब भी है। मैं इसमें कह रही हूँ, क्या हमेशा 2R जो है, अगर मैंने OP प्लस OQ किया तो क्या वो हमेशा डायमीटर फॉर्म करेगा? नहीं, कोलिनियर पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है, तो उसमें एंगल 180 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां पर वही चीज प्रूव कर रहे हैं कि यहां पर ये नहीं, देखो मैंने टिल्ट दिखाया है इसमें जानकर कि एक एंगल ऐसे बना रहे हो, कह रहे हो नहीं जी ये तो डायमीटर है। तो ऑलवेज 2R, ऐसा एक क्वेश्चन भी था कि हर बार अगर 2R होगा तो वो डायमीटर नहीं है, दैट इज योर आई थिंक इक्विडिस्टेंट होता है, जहां पर लिखा होता है कि दीज टू पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो एक बच्चे ने क्या किया था, फाइंड द सेंटर। आपको एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, A और B आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। रेडियस दिया हुआ है, तो उसने कहा इसका मिड पॉइंट निकाल लो, सेंटर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन का आंसर नहीं था। मैंने आपको वर्कशीट में दिया भी हुआ है क्वेश्चन कि ऑलवेज इफ आई से सेंटर से दो पॉइंट्स आपको इक्वल डिस्टेंस पे दे दिए, मतलब रेडियस आपको, आपने उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है, एक्स एंड वाई से करना है। ठीक है, आप मिड पॉइंट निकाल कर नहीं कर सकते उसको जब तक आपको डायमीटर मेंशन नहीं की हुई है। क्लियर हो गया? 2R तो हमेशा होगा, है ना, लेकिन वो 2R हर बार डायमीटर बनती है कि नहीं, वो डिपेंड करता है हमारी प्लेसमेंट्स पर, राइट? तो थ्योरम में यही चीजें मुझे समझ में आई थी। हाँ, एक ना आपके ट्रिग्नोमेट्री में, देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन है जिसको एज अ थ्योरम हम मान सकते हैं, मैंने क्लास में आपको करवाया भी नहीं होगा, लंबा चौड़ा था, क्योंकि सिमिलैरिटी से पहले, सिमिलैरिटी के बाद ही करवाना होता है उसको। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2, साइन B इज इक्वल टू साइन C। इफ टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इफ B एंड Q एंगल लिखो, एंगल B एंड एंगल Q आर two acute angles such that, अब ये साइन कहाँ है, ये cos B कह सकते हैं, such that sin B is equal to sin Q, then prove that, खुदा ना खास्ता ये पेपर में आ गया तो ये मत कहना कि कभी किया नहीं है क्लास में। ठीक है ना, यू नेवर नो, वो एक चीज रहती है कि अगर पेपर में आ गया, बुक का क्वेश्चन ही है ये। तो आपने इसमें लेने हैं टू राइट ट्रायंगल्स
ABC PQR और ACB, क्योंकि B को एक क्यूट एंगल लिया है, और PQR, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R पे राइट एंगल ले रहे हैं। Two right triangles ABC and PQR such that sine B is equal to sine Q. साइन B किसके इक्वल होगा? AC बाय AB। और साइन Q किसके इक्वल होगा? PR बाय PQ। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं सम नंबर K। रेशियोज में रूल होता है कि अगर रेशियो को किसी नंबर K के इक्वल कर दिया, फिर आपने लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ACB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो हम BC की वैल्यू निकालेंगे एज AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। क्लियर हो गया? ऐसे ही ट्रायंगल PRQ में हम QR स्क्वायर निकालेंगे एज PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और QR इज स्क्वायर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इजी करने के लिए मैं क्या करती हूं, AC की जगह हम पुट कर देते हैं K टाइम्स AB। मैं लिख रही हूं ऐसे, AC अपॉन AB इज इक्वल टू K एंड PR अपॉन PQ इज इक्वल टू K। तो आपके पास AC क्या आ गया? K टाइम्स AB, और PR क्या आ गया? K टाइम्स PQ। ठीक है, तो AB AC की जगह हमने ये पुट कर दिया, और PR की जगह भी पुट कर दिया। ठीक है, सबसे इजी, मतलब जो समझने वाला रहता है वो यही रहेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रही हूं BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर। कैन आई राइट दिस एज K स्क्वायर AB स्क्वायर? ठीक है, फिर BC में मैंने AB कॉमन ले लिया, और ये आ गया 1 माइनस K स्क्वायर। AB बाहर आ गया, AB स्क्वायर कॉमन लिया। ऐसे ही QR में मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PQ स्क्वायर, एंड QR इज PQ बाहर आ गया स्क्वायर रूट से 1 माइनस। ठीक है, अब रेशियो फॉर्म कर लो, BC बाय QR इज इक्वल टू AB स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस K स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस K स्क्वायर। ये कैंसिल, तो BC बाय QR इज इक्वल टू AB बाय PQ। ये समझना आसान है, आपने सिर्फ एक की वैल्यू दूसरे टर्म्स में सब्स्टिट्यूट की है। जो बुक में है वो रेशियो की टर्म्स होती है कि बाय दे पुट के, उसकी जगह क्यों पुट किया हुआ है वो पूरा। क्लियर हो गया? तो हमें यहां से समझ में आता है कि BC बाय QR की रेशियो भी AB बाय PQ के इक्वल है। तो इन तीनों को अगर हमने ले लिया, AC बाय AB इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AB बाय PQ। देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SSS सिमिलैरिटी रूल। ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SSS सिमिलैरिटी रूल। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हुए। ठीक है, तो हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब ये यूज कहां करते हो? याद है ना, साइन 30 लिखा होता है ऐसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, लिखते हैं ना ऐसे। एक मिनट आती हूँ, लिख लिया सबने ये? अब आपके पास आता है ना, इफ साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो क्या लिखते हो? साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 30। हमें कहते थे साइन साइन कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं हुआ, ये थ्योरम बनी है कि अगर साइन की रेशियोज इक्वल है, इसका मतलब वो एंगल्स भी इक्वल है। हम 0 से 90 की बात ही कर रहे हैं। सो ए प्लस बी इज 30 डिग्री। समझ में आ गई बात?
नहीं, एंगल्स को कैसे इक्वल ले सकते हो? अगर तुमने दूसरे एंगल को भी ले लिया तो तुम तीसरे को तो अपने आप ही प्रूव कर रही हो। बी की जगह दूसरा एंगल ले लो अदर देन 90 डिग्री, तो वही बात हो गई ना। तो आप एंगल्स को नहीं लोगे, हम इसको साइड्स के थ्रू ही करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही करेंगे। वो तो 45 ही हो गया ना। हाँ, देख, दोनों केसेस नहीं, बुक में नहीं किया, यही करेंगे। वो तो कॉम्प्लिकेट, अगर दोनों ट्रायंगल एक ही में है, एक ही में है, तुम कह रहे हो ऐसे, तो एक क्यूट एंगल्स ही लोगे, फिर तो 45 45 बन गया, राइट एंगल ले रहे हो, है ना। ये क्यू आ गया और ये बी, है ना। तुम कह रहे हो कि साइन क्यू इज इक्वल टू साइन बी। साइन क्यू कितना हुआ? तो बात तो वही आती है ना, ये यहाँ पर क्यू लेना है और यहाँ पर बी लेना है और यहाँ पर ए ले लिया, तो साइन क्यू हमारे पास आ जाएगा ए बी अपॉन बी क्यू, और साइन बी कितना आ जाएगा? ए क्यू अपॉन बी क्यू। तो ये तो कैंसिल हो गया। लव यू टॉकिंग ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ही ले लो बहुत है। बेसिकली चाहे वो दोनों सेम में हो चाहे डिफरेंट में हो, अगर आपकी रेशियो सेम है तो एंगल है, ठीक है। तो ये वहां पे यूज करते हैं। 8.1 में किसी और प्रूफ में तो प्रॉब्लम नहीं आई थी। हाँ, आपको ये कह सकते हैं प्रूफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सबको आता है। ज्योमेट्रिकली प्रूफ साइन स्क्वायर थीटा, पाइथागोरस थ्योरम लेनी है। ज्योमेट्रिकली प्रूफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, सबको आता है ना तीनों रेशियोज। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1 एंड कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। फिर हम कह सकते हैं डिराइव द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्रीज। ज्योमेट्रिकली डिराइव द वैल्यू ऑफ साइन 60 या फिर साइन 30 या फिर 45, मतलब कोई भी 60 30 45 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? ये आता है। 60 और 30 के लिए ऑलवेज ड्रॉ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई भी रेशो दी हो 60 और 30 की ना, तो हमेशा, और उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है? ट्रायंगल ड्रॉ करना है इक्विलेटरल। लंबा काम नहीं है, पर पेपर में एक बार बैठकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज टेक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये ऐसा कुछ पेपर में आता है, जो कि अब कॉमन एक चल भी रहा है कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, पेपर अजीब आएगा, या कुछ भी अनयूजुअल पेपर में आ सकता है, तो उसको हम कवर कर रहे हैं। ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। ट्रायंगल लिया इक्विलेटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल, देन वी ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक होगी बात ये? ऑल साइड्स इक्वल लिया, तो अब ये जो है अगर इसको x लेते हो तो बी डी x/2 आ गया। d इज द मिड पॉइंट, एक्सप्लेन कर दोगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री एंगल हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अब कोई भी रेशियो निकाल लो इसमें। इफ यू से साइन 60 निकालना है, तो साइन 60 का मतलब आई विल टेक AD अपॉन AB। नाउ व्हाट इज AD? दैट इज AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AB कितना है? x स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, तो ये √3/2 आ गया। बात समझ में आई? हमने कुछ नहीं करना, पाइथागोरस से तीनों साइड्स की वैल्यू निकालनी है, ये √3/2x आएगा। तो AD क्या आ गया? √3/2x अपॉन x, x कैंसिल, √3/2। अगर आपको cos 60 निकालने को कहता है, तो cos 60 का मतलब आप BD ले रहे हो अपॉन AB, तो x/2 अपॉन x विच विल बी 1/2। tan 60 कहा, tan 30 कहा, ठीक है। तो 30 60 ट्रायंगल एंगल की वैल्यू, कोई भी रेशियो निकालने को कहेंगे तो ऑलवेज ड्रॉ इक्विलेटरल, ड्रॉ परपेंडिकुलर। तब आप दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, इतना नहीं लिखना, बस आपको लिखना है BD इक्वल्स टू CD। एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा है, वो 30 हो गया 60 हो गया, AD की वैल्यू निकाल ली परपेंडिकुलर की, एंड देन कोई भी रेशियो निकाल लो, ठीक है। उसके बाद आता है इफ आई हैव टू फाइंड फॉर 45, तो सबसे इजी उसमें क्या होगा? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है। जब 45 कहा ना, तो हमने वो एंगल लेना, ट्रायंगल लेना है जिसमें साइड्स इक्वल हो। तो ये x x और ये कितना आ गया? √2x। समझ में आ गया? डिराइव द वैल्यू ऑफ साइन 60 ज्योमेट्रिकली।
drawn in triangle ABC या triangle ABC is equilateral, AD is perpendicular to BC. ठीक है, therefore BD equals to CD, angle BAD is equal to angle CAD. क्लियर हो गया? ठीक है, और इसको लंबा खींचना है तो हाँ लिख सकते हो कि ट्रायंगल BDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, उसको प्रूव भी कर दो अगर आपके पास टाइम है तो लिख सकते हो। उसके बाद पाइथागोरस से आपको वैल्यूज निकालनी है तीनों साइड्स की, मतलब एक x लिया, BD इज x/2, देन यू फाइंड AD। यहाँ पर आपने x लिया, देन यू फाइंड हाइपोटेन्यूज √2x, पाइथागोरस थ्योरम के साथ आप दिखाओगे कि ये √2x आया है। उसके बाद sin 45 cos 45 या tan 45 आपने लगा देना। क्लियर हो गया इतना? तो ये थ्योरम्स है। उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम या एरियाज ऑफ सर्कल में तो कोई और थ्योरम हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया इतना? सर्कल की होगी हम्म, वो पेंट सारी कुछ। हाँ वो भी है, वो तो हो जाएगी कि नहीं। मैंने कहा था ना दो जो हमारी मेन थ्योरम्स हैं, फर्स्ट वाली जो फर्स्ट थ्योरम थी उसको लिखना मुश्किल है। हाँ ये वाली तो वैसे भी कितने क्वेश्चंस में हम प्रूव करते हैं। ठीक है, और बाकी तो जो इसके सारे क्वेश्चंस हैं वो एज थ्योरम ही आते हैं या फिर वो डायरेक्टली आपको उसमें आ जाएंगे MCQ में। ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं आपस में। ठीक है ना, वो आ जाएगा कि अगर ये x है दिस इज 180 माइनस x। और एक और होता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल की साइड्स आर टेंजेंट टू अ सर्कल देन एंगल्स मेड बाय द ऑपोजिट साइड्स एट द, बंद कर दो, हाँ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, बंद कर दे, एंगल्स मेड बाय द ऑपोजिट साइड एट द सेंटर आर सप्लीमेंट्री। ठीक हो गया इतना? चलो अब नेक्स्ट है, क्वेश्चन लिखो।